हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतरा भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया पाठ संवद्या, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। संवद्या का अर्थ होता है संवाद को पहुंचाने वाला, यानी कि समाचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले व्यक्ति को हम संवद्या कहते हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के व्यक्तिगत एवं उनका साहित्यिक परिचय को जानेंगे। तो चलिए इनका व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय से परिचित होते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। इनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिला के हिंगना नामक गांव में हुआ था और अगर हम इनका कार्यों को देखें तो 1953 से रेणु जी साहित्य के क्षेत्र में आए और इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। रेणु जी के द्वारा लिखी गई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, परती परी कथा, कितने चौराहे, ठुमरी, अग्निखोर, मारे गए गुलफाम, ऋण जल, धन जल और नेपाली क्रांति। मैला आंचल रेणु जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य में पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जिसके कारण ही इनकी साहित्यिक विशेषताओं में हम देखते हैं कि लेखक जो हैं एक आंचलिक कथाकार हैं, यानी कथा को ही अपनी कहानियों का आधार बनाते हैं और इनके साहित्य में कमजोर और बेबस जनता की पीड़ा का वर्णन साफ दिखाई देता है। ग्रामीण समाज को नई संस्कृति की गरिमा ये प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम रेणु जी की भाषा शैली को देखें तो इनकी भाषा संवेदनशील है एवं भाव प्रधान होती है। अपनी भाषा में ये आंचलिक शब्दों यानी कि ग्रामीण शब्दों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं और देशज शब्दों के प्रयोग से संवेदना की गहरी अभिव्यक्ति होती है। अब जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं संवद्या, सर्वप्रथम हम इस पूरे चैप्टर का सार देख लेते हैं। संवद्या की विशेषता। संवद्या जिसका अर्थ होता है संवाद को पहुंचाने वाला, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के संवाद पहुंचाने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति को हम संवद्या कहते हैं और यह उसकी विशेषता बताया गया है। संवाद का प्रत्येक शब्द, उसकी भावना, उसका स्वर उसी ढंग से जाकर सुनाना जिस प्रकार से संवाद भेजने वाला बता रहा है, यह संवद्या की विशेषता है। यानी कि जैसा बताया जा रहा है वैसा ही उसी भाव के साथ संवाद को सुनाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। भले ही गांव के लोग उसे निठल्ला, कामचोर तथा पेटू समझते हैं, लेकिन उसकी यह विशेषता है। बड़ी बहुरिया की सामाजिक आर्थिक स्थिति पहले बहुत अच्छी थी। हवेली में नौकरों की भीड़ लगी रहती थी। तब बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाकर ही नाइन अपने परिवार का पेट पालती थी, किंतु अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चली थी कि वह अपना गुजारा उधार लेकर ही चला रही थी। इसी दुख से वह अपने मायके हरगोविंद, जो कि यहाँ संवाद पहुँचाने वाला व्यक्ति है, के हाथ संदेश भेजना चाहती थी, क्योंकि वह इसी कारण मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। बड़ी बहुरिया का संदेश क्या होता है जो वह अपने मायके हरगोविंद के हाथ पहुँचाती है? अपने आर्थिक दुख के कारण वह अपने मायके हरगोविंद के हाथों संदेश भेजना चाहती है कि भाई आकर उसे ले जाए, नहीं तो वह नदी में डूबकर जान दे देगी, क्योंकि बथुआ का साग खा खा कर कब तक जीती रहेगी और किसके लिए ही जीती रहेगी। उसके बाद है हरगोविंद की मानसिक स्थिति। क्या बीतता है उस पर जब बड़ी बहुरिया उसे इतना दुखद समाचार अपने मायके पहुंचाने के लिए कहती है। यहाँ पे उसका वर्णन है। बड़ी बहुरिया के संवाद का एक एक शब्द हरगोविंद के मन में कांटे की तरह चुभ रहा था तथा वह बड़ी बहुरिया की वेदना, बेबसी, पीड़ा और दुख समझ रहा था, जिससे उसे स्वयं ही मानसिक पीड़ा हो रही थी। वह उसके मायके में कैसे संवाद सुनाएगा? गांव वाले क्या कहेंगे? कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया दुख भोग रही है। उसके मन में अपने गांव तथा बड़ी बहुरिया की बहुत इज्जत थी। वह बड़ी बहुरिया को गांव छोड़कर नहीं जाने देगा। तो यह था हमारे पूरे पाठ का सार। अब हम पाठ को पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं आपको उसका अर्थ भी समझाती जाऊंगी। हरगोविंद को अचरज हुआ, तो आज भी किसी को संवद्या की जरूरत पड़ सकती है? इस जमाने में, जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं,
संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहाँ का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? अचरज का अर्थ है आश्चर्य। हरगोविंद को बहुत ही आश्चर्य होता है, वह सरप्राइज्ड होता है कि आज इस जमाने में, जबकि गांव-गांव में पोस्ट ऑफिस है, पोस्टमैन है, इसके बाद भी उसे क्यों याद किया गया है? क्योंकि वह सोचता है अपने मन में ही कि इस जमाने में तो लोग लंका तक की यानी दूर दराज तक की खबरें को मंगवा सकते हैं या खबर वहां भेज सकते हैं। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि आज के जमाने में भी हरगोविंद यानी संवाद पहुंचाने वाला इस संवदिया को याद किया जा रहा है, उसे बुलाया जा रहा है। बुलाहट का मतलब उसे बुलाया गया है। हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार करके अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाजा लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार लेकर जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पक्षी तक ना जाने। पांव लगी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंखों के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहां पर दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली। तो यहाँ पर हरगोविंद जब बड़ी हवेली पहुँचता है तो जैसा कि उसे एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव के कारण उसे समझ में आ जाता है कि उसे किस प्रकार का समाचार लेके जाना है। वह भाप जाता है कि उसे गुप्त समाचार लेके जाना है जिसकी खबर किसी को भी ना पड़े। और जब वह अंदर जाता है तो बड़ी बहुरिया को ग्रीटिंग्स करता है। वह कहता है, पाँव लागी बड़ी बहुरिया। पाँव लागी यानी पैर छूता है उनका। बड़ी हवेली की जो बड़ी बहुरिया होती है वह उनको बैठने के लिए पीढ़ी यानी कि छोटा सा लकड़ी का बना हुआ तख्त देती है उसे बैठने के लिए और इशारों में कहती है कि कुछ देर बैठो। अब हरगोविंद वहाँ बैठे बैठे हवेली की हालत देख रहा है और याद कर रहा है कि कभी इस हवेली में नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी, जन मजदूरों से भरा होता था यह हवेली। आज इस हवेली की हालत वैसी नहीं है। आज बड़ी बहुरिया जिनके हाथों में हमेशा मेहंदी ही लगी रहती थी, जो कोई काम नहीं करती थी और सिर्फ उनको मेहंदी लगाने वाली जो नाइन होती थी, मेहंदी लगा करके ही वह अपना पूरा परिवार पाल लेती थी। इतना उसको इनकम होता था मेहंदी लगाने से। आज उन्हीं बड़ी बहुरिया की दशा ऐसी है कि वे अनाज को खुद अपने हाथों से साफ कर रही हैं। किस चीज़ में? सूपा में। सूपा एक अनाज को साफ करने का एक लकड़ी का बना हुआ बर्तन होता है और हरगोविंद उन्हीं दिनों को याद करता है और इस प्रकार से वह एक लंबी सांस भरता है। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच खींच कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीरहरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। यहाँ पे हरगोविंद हवेली की पुरानी दशा को याद करता है, साथ ही साथ वह यह भी याद करता है कि किस प्रकार से जो बड़े भैया थे यानी जो बड़ी बहुरिया के जो पति थे उनकी बात यहाँ पे की जा रही है कि जब उनका डेथ हो जाता है तो उनके जो 3 भाई होते हैं वो किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं और फिर घर का बंटवारा करते हैं और बंटवारे में वो हर एक चीज़ को बांटते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बहुरिया जो जेवर पहने हुई थी वह भी खींचकर छीन लेते हैं और उसको भी 3 हिस्सों में बांटते हैं। और हरगोविंद कहता है कि मैंने वह दिन भी देखे हुए हैं कि किस प्रकार से बड़ी बहुरिया के बनारसी साड़ी का 3 टुकड़ा किया गया था, यानी साड़ियों को भी 3 टुकड़ों में बांट दिया गया था। और मन ही मन सोचता है कि वह कितने निर्दयी भाई थे कि बेचारी बड़ी बहुरिया पर उन्होंने दया नहीं की। यानी साड़ी का भी 3 टुकड़ा करना जो किसी के काम नहीं आना था,
और इसके बाद भी उन्होंने 3 टुकड़े कर दिए साड़ी के। यानी यह बंटवारा नहीं बल्कि पूरी तरह से निर्दयता थी। और हरगोविंद यह भी सोचता है कि अच्छे इंसान के साथ ही बुरा होता है, नहीं तो बड़ी बड़ी बीमारी होने के बाद भी लोग बच जाते हैं और महीनों बीमार होने के बाद भी लोग फिर से स्वस्थ हो जाते हैं, परंतु बड़े भैया यानी जो बड़ी बहुरिया के हस्बैंड थे वो 1 घंटे की बीमारी में ही चल बसे। गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रह मुँह झौसे, निमोछिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं, न काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकाल कर दिखलाई, अर्थात उसने यह कहा, खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मोदियाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता। कई बार कई उधार लेने वाले ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौट कर गाँव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियाइन लाला मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियाइन। गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का स्वांग किया था। तुम हमारा मुलुक जाएगा मोदियाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही बोलो, जाओगे ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी बहुरिया उससे जब बोलती है कि यहाँ पे बैठ जाओ और इशारा करते हुए बोलती है, तो वह इस बात का इंतजार करती होती है कि जो आंगन में मोदियाइन बैठी हुई है, जो बड़ी बहुरिया से उधार मांगने आई है, बड़ी बहुरिया को बुरा भला कहती जा रही है, तो बड़ी बहुरिया उसके सामने यह संवाद हरगोविंद को नहीं बताती है कि उसे क्या संवाद उसके मायके लेकर के जाना है। हरगोविंद भी इस बात को समझ जाता है कि जब तक मोदियाइन बैठी रहेगी तब तक बड़ी बहुरिया अपनी बात को नहीं कहेगी। इसीलिए हरगोविंद मोदियाइन को क्रोध दिलाता है। और क्रोध कैसे दिलाता है, वह इस बात को अच्छे से जानता था कि काबुली के नाम से वह बहुत चिढ़ती है। काबुली यहाँ पे उस व्यक्ति को कहा गया है जो कि काबुल का रहने वाला था और जिसका नाम यहाँ पे बताया गया है गुल मोहम्मद आगा। वह क्या करता था कि कपड़ा बेचने के लिए गांव में आता था और मोदियाइन के आंगन में ही वह कपड़े की दुकान अपनी लगाता था और पूरे गांव वालों को उधार में कपड़े बेचता था। देते टाइम तो वह बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था और जब कोई व्यक्ति उसका उधार सही टाइम पे नहीं लौटाता था तो वह उससे बहुत ही बुरा सलूक करता था। एक बार क्या होता है कि गाँव वाले परेशान होकर के 1 का 2 वसूलने के कारण वह चिढ़ जाते हैं गाँव वाले और उससे सब मिलकर के उसकी पिटाई कर देते हैं और इस प्रकार से वह गांव में दोबारा फिर कभी नहीं आता। मोदियाइन जो कि उसको काफ़ी पसंद करती थी तो वह इस बात से चिढ़ जाती है कि पूरे गांव वाले ने उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया और इसलिए जब भी कोई काबुली का नाम लेता था तो वह काफ़ी चिढ़ती थी। हरगोविंद इस बात को अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए उसने उसे वहाँ से भगाने के लिए काबुली का नाम लिया। वह काबुली नाम से इतना चिढ़ती थी कि अगर कोई काबुली बादाम भी कह दे तो भी उसे बड़ा गुस्सा आता था और उसे चिढ़ाने के लिए एक बार गांव में लोगों ने स्वांग का मतलब होता है नाटक, एक नाटक खेला था जिसमें एक व्यक्ति ने मोदियाइन का रोल किया था और दूसरे व्यक्ति ने काबुली का रोल किया था, जिसको देख करके मोदियाइन बहुत भड़क गई थी और गाली देती हुई वहाँ से वापस आ गई थी। तो जब मोदियाइन बड़ी बहुरिया के आंगन से उठ करके चली जाती है तब बड़ी बहुरिया हरगोविंद को कहती है कि उसने उन्हें क्यों बुलाया है और कहती है कि तुमको एक संवाद लेकर के जाना है मेरे मायके, तुम जाओगे ना? और जब बड़ी बहुरिया ऐसा कह रही थी तो उनकी आंखें जो थी वह छल छला गई थी, यानी आंखों में आंसू भर आया था। हरगोविंद कहता है, कहिए क्या संवाद है?
संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई। बड़ी बहुरिया हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खा कर कब तक जीऊँ और मैं किसके लिए ही जीऊँ। हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियाँ भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अघनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते, राक्षस हैं सब। तो यहाँ पर बड़ी बहुरिया अपना संवाद हरगोविंद को ले जाने के लिए जो कहती है वह संवाद होता है कि तुम मेरे मायके जाकर मेरी माँ से, मेरे भाइयों से कहना कि वह मुझे यहाँ से ले जाएं, क्योंकि अब मुझसे और दुख नहीं सहा जाता। मैं बथुआ का साग खा खा कर कब तक ही जीवित रहूं और किसके लिए। साथ ही में वह यह भी कहती है कि उनसे कहना कि मैं उन पर बोझ नहीं बनूंगी, बल्कि अपने भाई भाभियों की नौकरी कर लूँगी। बच्चों का जो जूठन होता है, छोड़ा हुआ भोजन होता है, उसे खा करके अपना पेट पाल लूँगी, परंतु मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। तो बड़ी बहुरिया के मुंह से ऐसी दुखद बात सुनकर के हरगोविंद को काफ़ी दुख हो रहा था, क्योंकि बड़ी बहुरिया इतना दुख सह रही है, उसे आज इस बात का आभास हो रहा था। और वह मन ही मन सोचता है कि जो इनके देवर देवरानियां हैं वो कितने बेदर्द हैं, कोई इनकी मदद नहीं करता, तभी तो आज इनकी ऐसी हालत है। मदद क्या, जब फसल का तैयार होने का समय होता है, यानी अगहन के समय में जब धान की फसल तैयार हो जाती है तो उसी टाइम पे शहर से वे वापस आ जाते हैं। 15-20 दिन रहते हैं, कर्ज चढ़ा देते हैं और जो भी अनाज उपजता है, जो फसल उपजती है, उसके बंटवारा करके वो भी लेकर के चले जाते हैं। फिर दोबारा जो आम का मौसम होता है, जो बगीचे में आम लगे हुए होते हैं, उस मौसम में वो दोबारा आते हैं और जो भी कच्चा पक्का आम होता है उसे भी तोड़ करके बंटवारा करके फिर वापस लेकर के चले जाते हैं। यानी मदद तो दूर, वो बड़ी बहुरिया के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। बड़ी बहुरिया आंचल के खूट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संदेश वाहक। तो बड़ी बहुरिया अपने आंचल से 5 रुपए का एक नोट निकाल करके, जो काफ़ी गंदा था, ऐसा लग रहा था वह काफ़ी दिनों से उसे बचाती आ रही थी, हरगोविंद को देती है और कहती है कि इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है और मैं पूरा राह का खर्च, यानी रास्ते में तुम्हें जो खाने पीने का या जाने का जो भी किराया का जो खर्च है वह भी पूरा इस पैसे में नहीं हो पाएगा। परंतु हरगोविंद वह 5 रुपया भी लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि मैं इसका इंतज़ाम कर लूँगा और फिर वह चल देता है, कहते हुए कि मैं आज की गाड़ी से ही आपके मायके जा रहा हूँ। जाते जाते बड़ी बहुरिया कहती है कि मैं तुम्हारा राह देखूंगी। संवदिया। हरगोविंद संवदिया संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर के सुनाना सहज काम नहीं है। गांव के लोगों को गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। ना आगे नाथ ना पीछे पघा, बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचावे उसको और क्या ही कहेंगे। औरतों का गुलाम, जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ, बहू, बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है।
लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिन और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पड़ूं दाढ़ी धरूं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हरगोविंद के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि संवदिया बनना कोई आसान काम नहीं है। यह तो बाय बर्थ ही कोई व्यक्ति हो सकता है, यानी भगवान के घर से ही बन करके यह व्यक्ति, ऐसा नेचर का व्यक्ति आता है। क्योंकि संवाद पहुँचाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि संवाद जैसा एक व्यक्ति ने कहने को बोला है, जो उसकी फीलिंग्स है, उसका जो स्वर है कहने का, उसी तरीके से जा करके कहना ही एक अच्छे संवदिया की पहचान होती है। साथ ही जो संवदिया होता है वह और कोई काम तो करता नहीं है संवाद पहुंचाने के अलावा। तो गांव के लोग उसे क्या समझते हैं कि यह तो निठल्ला है, कामचोर है और पेटू है, क्योंकि जहां वह संवाद लेके जाता है वहां भी उसकी अच्छी खातिरदारी होती है, उसे अच्छा भोजन करवाया जाता है। तो गांव के लोग ऐसी धारणा रखते हैं संवदिया के बारे में, जैसा वो हरगोविंद के बारे में भी रखते हैं। साथ ही गांव के लोग सोचते हैं कि यह तो औरतों का गुलाम होता है, जरा सी मीठी बात सुनकर ही नशे में आ जाए। परंतु यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण से समझाया गया है कि हरगोविंद ने हमेशा से अपने काम को बड़े ही अच्छे तरीके से किया है। गांव का प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर की जो माँ बहन और जो बेटी हैं उसका समाचार उन्होंने जा कर के बड़े ही अच्छे तरीके से सुनाया है। और आज बहुत दिनों के बाद फिर उसे मौका मिला है संवाद पहुंचाने का। हमारो संवाद ले ले जाहू रे संवदिया या। ये एक लोकगीत है जो गाड़ी में बैठते ही हरगोविंद के मन में गुंजित हो रहा है, वह मन में गा रहा है। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी, एक नौकर था वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी ही कर रही है, मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं। हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बीहपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं? यात्री ने मानो कुड़ कर कहा, थाना बीहपुर में सभी गाड़ियां रुकती है। हरगोविंद ने भाफ लिया, वह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई है वहाँ भी रोएगा। तो यहाँ पर जो हरगोविंद होता है वह रास्ते में बड़ी बहुरिया के समाचार को मन में सोच रहा है कि इतना मुश्किल संवाद है, कैसे वह उसकी माँ को सुनाएगा। और वह काफ़ी दुखी है बड़ी बहुरिया की ऐसी हालत से, और एक एक शब्द उसके कानों में गूंज रहे हैं जो बड़ी बहुरिया ने उसे अपने मायके में सुनाने के लिए कहा है। और फिर वह एक यात्री से पूछता है कि बीहपुर में गाड़ी रुकेगी क्या? बीहपुर जहाँ पे बड़ी बहुरिया का मायका है। तो वह यात्री चिढ़ करके बोलता है कि यहाँ पर सभी गाड़ियाँ रुकती है। फिर हरगोविंद समझ जाता है यह यात्री चिढ़ गया है मुझसे, वह उसे दोबारा कुछ नहीं पूछता है और फिर अपने मन में संवाद को दोहराने लगता है, यानी रिपीट करने लगता है कि उसे क्या संवाद कहना है। और वह सोचता है कि जहाँ जहाँ पे बड़ी बहुरिया रोई है, सिसकी है, वहाँ वहाँ पे वह भी ऐसे ही समाचार सुनाना है, उसे ऐसे ही सुनाएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी। थाना बीहपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इसके सुराज यानी यहाँ पे स्वराज की बात की जा रही है, आज़ादी। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किसी गाड़ी में चढ़ें और किधर जाएं, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना, भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है। किस लिए, किसके लिए मैं बथुआ का साग खाकर कब तक जीऊँ। तो यहाँ पे हरगोविंद जिस बात के लिए परेशान था कि गाड़ी रुकेगी भी या नहीं, क्योंकि वह 20 साल के बाद कहाँ आ रहा है, बड़ी बहुरिया का मायके संवाद लेकर के। इसके पहले वह 20 साल पहले आया था। तो इन 20 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है जब वह वहाँ पे उतरता है
और उसे गाड़ी बदलनी होती है कटिहार के लिए। तो उसे उतरते ही माइक में अनाउंसमेंट सुनाई देता है, जिसे यहाँ पर कहा गया है कि भोपे से आवाज़ आई, यानी माइक से आवाज़ आता है। और उसे जरा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, वह गाड़ी चेंज कर लेता है। और चेंज करते ही फिर से दोबारा उसके शांत मन में बड़ी बहुरिया का वह दुखद चेहरा छा जाता है। थाना बिहपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई बार भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आवेगी, गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी नहीं आवेगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा, तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जावेगी। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ का साग खाकर गुजारा कर रही है? सुनने वाले हरगोविंद का गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? अनिच्छापूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। तो हरगोविंद जो है वो जब बिहपुर स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तभी से उसका मन उदास हो जाता है। जी भारी होना यानी काफ़ी उदास हो जाना। वह सोचता है कि इससे पहले भी वह बिहपुर में बहुत बार आ चुका है संवाद लेकर, लेकिन कभी भी उसका मन इतना दुखी नहीं हुआ है। साथ ही वह सोचता है कि वह जब यह समाचार सुनाएगा तो गांव के लोग उसके गांव के नाम पर, उसका गांव का नाम क्या है, जलालगढ़ के नाम पर थूकेंगे कि कैसा गांव है कि एक औरत का भी पेट नहीं पाल सका। और जब वह उस रास्ते से चलता हुआ गांव में प्रवेश कर रहा होता है तो वह सोचता है इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया मैके लौट, यानी इसी रास्ते पे चल करके बड़ी बहुरिया उसके गांव से अपने मायके आ जाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका मन बहुत भारी है, वह समाचार कैसे सुनाएगा। और साथ ही साथ वह इस बात से भी दुखी है, वह नहीं चाहता है कि बड़ी बहुरिया उसके गांव को छोड़ करके अपने मायके आए। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है। उधर पानी बूंदो पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी है? भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छल छलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लागे की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? तो हरगोविंद जब बड़ी बहुरिया के घर जाता है तो कुछ देर बाद उसकी बुलावट, यानी कि उसे बुलाया जाता है आंगन में कि कहो क्या समाचार लेकर के आए हो। और हरगोविंद सोच रहा है कि वह कैसे बड़ी बहुरिया का इस दुखद समाचार को उसकी बूढ़ी माँ को सुनाएगा। माँ जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। तो माँ पूछती है कि कोई संवाद है क्या? तो कहता है, संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चली ही गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं। कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली है वहाँ। जब उसकी बड़ी बहुरिया की माँ ने पूछा कि कोई संवाद लेकर आए हो, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हरगोविंद बड़ी बहुरिया का समाचार नहीं बता पाता है और वह बात को बदल देता है। वह कहता है कि पास के गांव में आया था तो सोचा कि आप लोगों से मिलता चलूं। और जब उसकी माँ अपनी बेटी के बारे में पूछती है कि कैसी है वह, तो वह झूठ कह देता है कि वह बहुत अच्छी है और उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए वह यहाँ नहीं आ पाती है क्योंकि अब घर का सारा जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर है। परंतु फिर भी उसकी माँ कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि अपने बेटे को भेज करके उसको मंगवा लूँ, क्योंकि अब तो वह बिल्कुल हवेली में अकेली हो गई है।
तो हरगोविंद कहता है, नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही है, स्वांग नहीं है, यह बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यूं देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान लाकर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा कि बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ का साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? तो जब हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया का संवाद नहीं सुनाया और उसने उसके विपरीत उसकी माँ को ये कहा कि नहीं, वह बहुत ही अच्छे से रह रही है और जो भी जमीन जायदाद है वह भी कम नहीं है। टूट भी गई है वह घर तो क्या हुआ, हवेली तो आखिर हवेली ही होती है, ऐसा कहता है हरगोविंद। और साथ ही कहता है कि उसके जो देवर देवरानी है वो भले ही गांव छोड़कर शहर चले गए, परंतु बड़ी बहुरिया तो गांव की लक्ष्मी है, वह कैसे शहर, गांव की लक्ष्मी ही शहर चली जाएगी तो गांव में क्या ही बच जाएगा। और इसके बाद बड़ी बहुरिया की जो माता जी होती हैं वह उसे जलपान कराती हैं, यानी कुछ पीने के लिए पानी देती हैं। उसके बाद उसे खाना दिया जाता है, परंतु हरगोविंद भोजन नहीं कर पाता है क्योंकि उसके सामने बड़ी बहुरिया की दुखद स्थिति आ जाती है। मैं यहाँ 3 सब्जी, अचार, पापड़ ये सब कैसे खा सकता हूँ, जब बड़ी बहुरिया वहाँ पे बथुआ का साग उबाल कर खा रही है और इस तरह से वह भोजन नहीं कर पाता है। वह कहता है, माँ जी, पेट भर जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। भात यानी कि यहाँ पे चावल की बात हो रही है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया ही नहीं गया। संबदिया तो डट कर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। यह उसने क्या किया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माँ जी, अपनी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती, आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माँ जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, 1 आध दिन रहकर मेहमानी करा लो। नहीं माँ जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी। सो दही तो नहीं हो सकेगा, थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। तो यहाँ पे हरगोविंद पूरी रात नहीं सोता है और सोचता है कि वह एक संवदिया है जिसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह हिम्मत करके दोबारा उनकी माता के पास सुबह जाता है, लेकिन वह फिर भी संवाद नहीं बता पाता है और वह जाने की बात करता है। तो उसकी माँ अपनी बेटी के लिए चूड़ा, यानी जो चावल से जो पोहा बनता है उसे यहाँ पे चूड़ा कहा जा रहा है, तो थोड़े से पोहे को उसकी माँ एक पोटली में बांध करके हरगोविंद को दे देती है। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है, यानी रास्ते का खर्च तो है, पैसा तो है तुम्हारे पास? हरगोविंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने भी पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही वह खरीद सकेगा, और यदि चौवन्नी नकली साबित हुई तो सैमापुर तक ही, बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख गया। तो यहाँ पर हरगोविंद की ईमानदारी का यहाँ पर पता चलता है
कि जब उसके बड़े भाई पूछते हैं बड़ी बहुरिया के कि रास्ते का खर्च है कि नहीं, ले लो, तो वह नहीं लेता है, क्योंकि उसके मन में एक बोझ होता है कि जिस काम के लिए वह आया था वह तो उसने किया ही नहीं, और इसलिए वह पैसे लेने से मना कर देता है, जबकि उसके पास पूरे पैसे भी नहीं होते हैं राह खर्च में चलाने का। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा। यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी अस्थिर हुआ थोड़ा कि अहो राम, नेहरा को सुख सपन भयो, अब देश पियो को डोलिया चली, भाई रो मती यही कर्म की गति। तो हरगोविंद यहाँ पर एक तो उसके पास पैसे नहीं है, इस बात से भी वह परेशान है, और दूसरा सोच रहा है कि वह जो काम करने आया था, नहीं जो संवाद लेकर के आया था, वह बिना संवाद सुनाए वापस जा रहा है, तो वह क्या जवाब देगा। तभी ट्रेन में क्या होता है कि अंधा भिखारी आता है जो एक गाना गा रहा है कि नेहरा को सुख सपन भयो, अब यानी जो मायके का सुख था वो तो अब सपना हो गया, देश पिया को डोलिया चली। वह गा रहा है कि जब एक लड़की का डोली ससुराल चल देता है तो जो उसके मायके का जो सुख सुविधा होता है वह सब छूट जाता है। भाई रो मती यही कर्म की गति। आगे वह गाता है कि यही कर्म की गति है, यही लक है, अगर ससुराल में जो सुख है वही अपना है, नहीं है तो पुराने मायके के सुख सुविधाओं को याद करके कोई फायदा नहीं है। तो जब वह यह गीत सुनता है तो उसे थोड़ा सा हिम्मत होता है। आगे सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं, यानी जब वह अंधा भिखारी गा करके चला जाता है तो कुछ देर के बाद फिर बड़ी बहुरिया का वही चेहरा उसके सामने आ जाता है। 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोपे से आवाज आ रही थी, यानी माइक से आवाज आ रही थी, बैर गद्दी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाली यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा। उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है, जलालगढ़ 20 कोस। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आहा, बासमती धान का चूड़ा है, यानी पोहा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इसे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को। उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकती रहूंगी। 15 कोस, माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव की ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी। हमरो संवाद ले जाऊं रे संवदिया। तो यहाँ पर हरगोविंद की ईमानदारी और उसका जो मेहनत है उसका वर्णन है कि जब उसके पास पैसे नहीं होता है तो वह कटिहार से जलालगढ़ के ट्रेन में नहीं चढ़ता है, बल्कि 20 किलोमीटर की दूरी वह पैदल ही चल करके तय करने की सोचता है और चलता है। और जब उसे रास्ते में भूख लगती है तो वह सिर्फ पानी पी लेता है। उसका मन होता है कि जो बड़ी बहुरिया की माँ ने चूड़ा दिया है, यानी जो पोहा दिया है, वह थोड़ा सा खा ले, 1 मुट्ठी, परंतु वह नहीं खाता है, क्योंकि वह सोचता है यह एक माँ का गिफ्ट है उसकी बेटी के लिए और उस पर उसका हक नहीं है। और जब वह चलता रहता है तो जैसे जैसे वह गांव के नज़दीक पहुंचता है उसे डर होता है कि वह किस प्रकार से बड़ी बहुरिया को ये कहेगा कि वह उनका संवाद उनके मायके नहीं कह सका। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद, यह कौन सा गांव है। पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार, किस राह से वह किधर जा रहा है। नदी है, कहाँ से आ गई नदी। नदी नहीं, खेत हैं, ये झोपड़े हैं, या हाथियों का झुंड। ताड़ का पेड़ किधर गया, वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या, कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछे, कहाँ वह रोशनी है या आंखें। वह खड़ा है या चल रहा है, वह गाड़ी में है या धरती पर। हरगोविंद भाई आ गए, बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुमको, बड़ी बहुरिया।
हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। तो यहाँ पर हरगोविंद जो है वह जब जैसे ही हवेली तक पहुँचता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वह इतना भयभीत है, इतना डरा हुआ है कि उसे लग रहा है कि चारों तरफ अमावस्या, यानी अमावस्या की जो अंधकार होती है, जो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला होता है, ऐसा अंधकार उसके चारों तरफ छा गया है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वह कहाँ पर है। वह इतना ज़्यादा परेशान है। तभी सामने से आवाज़ आता है कि हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम यहाँ आ गए? तो वह यह भी नहीं समझ पा रहा है कि वह हवेली तक पहुँच चुका है, बल्कि उसे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वह स्टेशन पर है और माइक से कुछ आवाज़ आ रही है। फिर हरगोविंद जब कुछ नहीं समझ पाता तो अपने हाथों से टटोल कर, यानी हाथों से छू करके अपने आसपास की वस्तु को देखता है। तो वह देखता है कि वह बेड पर लेटा हुआ है और सामने बड़ी बहुरिया खड़ी है। तो वह उनकी छाया को, यानी परछाई को छू करके उनको विश करता है, उनको ग्रीटिंग्स करता है, प्रणाम करता है। हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो, हाँ पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। तो यहाँ पर जब हरगोविंद को होश आता है तो बड़ी बहुरिया उसे कहती है कि एक घूंट गर्म दूध पी लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, मुंह खोलो। जैसे ही वो ऐसा बोलती है, हरगोविंद पछताते हुए बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तुमने जो संवाद पहुंचाने के लिए मुझे भेजा था अपने मायके, मैं उसे नहीं कह पाया। और साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ गांव को छोड़कर मत जाइए अपने मायके। मैं आपका सारा काम करूंगा, मैं आपकी देख रेख करूंगा। मैं आपका बेटे के समान हूँ और आप मेरी माँ हो। केवल आप मेरी ही माँ नहीं हो, बल्कि पूरे गांव की माँ हो। आप इस गांव की लक्ष्मी हो। आप इस गांव को छोड़ करके मत जाओ। और जब बड़ी बहुरिया को यह पता चलता है कि हरगोविंद ने यह संवाद उसकी माँ को नहीं सुनाया है, तो वह चैन की सांस लेती है, क्योंकि जब से उसने हरगोविंद को संवाद पहुंचाने के लिए भेजा था, तभी से वह पछता रही थी। और जब उसे पता चलता है कि हरगोविंद संवाद नहीं पहुंचाया, तो वह राहत की सांस लेकर गर्म दूध में जो उसकी माँ ने बासमती पोहा भेजा था उसे डाल करके मसकने लगी, यानी खाने लगी। तो यह था हमारा कहानी। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। थैंक यू।